गुड मॉर्निंग एट्थ हिंदी मीडियम के स्टूडेंट। आज हम सामाजिक विज्ञान में कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न कोई वीडियो के माध्यम से उन प्रश्नों के उत्तरों को समझेंगे। आप इस वीडियो को देखकर उन प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में नोट करेंगे और याद करेंगे। सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर क्या है कि भारत में अंग्रेजों की विजय के 2 कारण लिखिए। विजय की जगह अगर सफलता आता है तो भी आपको ये 2 कारण ही लिखना रहेंगे। तो भारत में अंग्रेजों की सफलता के 2 कारण हैं। वो 2 कारण महत्वपूर्ण कारण कौन से हैं? भारतीय राजाओं नवाबों की राजनीतिक उदासीनता, मतलब राजनीति के प्रति उनकी उदासीनता शुरू से रही है। वो अपने ऐशो आराम में और अपनी सुख सुविधाओं के सामान में ही लगे रहते थे और उन्होंने राजनीति की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। ये सबसे बड़ा कारण था। दूसरा कारण क्या था कि भारतीय राजाओं नवाबों की आपसी प्रतिस्पर्धा, एक दूसरे से लड़ने में लगे रहते थे, एक दूसरे को नीचा दिखाना चाहते थे। इसका फ़ायदा किसने उठाया? अंग्रेजों ने। तो ये पहला प्रश्न हुआ। अब दूसरा प्रश्न हम देखेंगे, विविधता में एकता क्या है? क्या अभिप्राय है इससे? तो भारत एक विशाल देश है और लगभग यहाँ पर 100 करोड़ से अधिक आबादी है, मतलब इतनी जनसंख्या यहाँ पर है। और सभी जो भी जनसंख्या है उन सभी में अनेक धर्मों के, जातियों के, भाषाओं के लोग रहते हैं, प्रदेश में निवास करते हैं। विश्व के बड़े धर्म, हिंदू धर्म, ईसाई धर्म, इस्लाम धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म, पारसी धर्म आदि यहाँ पाए जाते हैं। खान पान, पूजा अर्चना, रीति रिवाज, रहन सहन में सब अलग अलग है। इतनी विभिन्नता होते हुए भी यहाँ पर एकता देखने को मिलती है। इसीलिए भारत देश को विविधता में एकता वाला देश भी कहा जाता है। फिर अगला प्रश्न क्या है? हमारे राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह कौन कौन से हैं? तो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा, राष्ट्रगान जन गण मन, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चिन्ह, राष्ट्रीय पुष्प कमल, ये हमारे राष्ट्रीय प्रतीक है। इसके बाद आता है प्रश्न कि मौलिक अधिकार और कर्तव्यों पर टिप्पणी लिखिए। तो मौलिक अधिकार क्या है? भारतीय संविधान में 6 मौलिक अधिकारों का प्रावधान रखा गया है। ये मूल अधिकार भारतीय नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के समान रूप से प्राप्त है। नागरिकों के कल्याण और सर्वांगीण विकास हेतु मूल अधिकार महत्वपूर्ण हैं। इसके अलावा देखा जाए तो नागरिकों को विकास के अवसर प्रदान करने के लिए जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं, अब वो मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, सामाजिक न्याय आदि का अधिकार, ये सब इसके अंतर्गत आता है। संवैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत समाज के कमज़ोर वर्गों, अब समाज के कमज़ोर वर्ग कौन कौन से हैं? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों को संरक्षण प्राप्त करता है। प्रत्येक समुदाय को अपने धर्म और भाषा आदि की स्वतंत्रता प्राप्त है। नीति निदेशक सिद्धांत भी निर्धनों, शोषितों और समाज के कमज़ोर वर्गों के हितों की पूर्ति के उपाय करने के लिए सरकार का मार्गदर्शन निर्देश करते हैं। तो ये तो हो गए मौलिक अधिकार। अब मौलिक कर्तव्य क्या है? मौलिक कर्तव्यों का भी भारतीय संविधान में उल्लेख है। भारत के प्रत्येक नागरिकों का कर्तव्य है कि वे संविधान, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। सभी नागरिकों को भारत की एकता और अखंडता हेतु राष्ट्र की सेवा को सदैव तत्पर रहना चाहिए। बंधुत्व की भावना का निर्माण और सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। भारत में लोकतंत्र और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा का दायित्व न्यायपालिका का है। न्यायपालिका ये सब देखती है। भारत में संघ और केंद्र और राज्यों के कानूनों को लागू करने के लिए एक ही न्याय व्यवस्था भी है जो दोनों को देखती है। भारत की न्यायपालिका का स्वरूप एकीकृत है और उसका गठन एक पिरामिड के स्वरूप के समान होता है। इसलिए हमारा कर्तव्य है कि हम जो भी हमें संविधान द्वारा मौलिक अधिकार दिए गए हैं और कर्तव्य दिए गए हैं उनका पालन करें। अगला जो प्रश्न है वो है स्वतंत्रता के प्रकार कितने हैं? तो स्वतंत्रता के यहाँ पर जो स्वतंत्रता है उसके 5 प्रकार दिए गए हैं। कौन कौन से? व्यक्तिगत स्वतंत्रता, नागरिक स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता, आर्थिक एवं सामाजिक स्वतंत्रता और लास्ट क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता। अगला प्रश्न है वयस्क मताधिकार का अर्थ क्या होता है? मताधिकार नागरिकों का एक महत्वपूर्ण अधिकार है। भारतवर्ष में रहने वाले प्रत्येक नागरिक जिसकी आयु 18 वर्ष पूर्ण हो चुकी है उस व्यक्ति को वयस्क व्यक्ति, चाहे वो किसी भी लिंग का हो, वर्ग का हो, जाति का हो या पंथ का हो, भेदभाव किए बिना अपने मत का प्रयोग करने का पूरा अधिकार है। इसे ही वयस्क मताधिकार कहते हैं।
कहने का तात्पर्य क्या है कि जिस भी पुरुष हो या स्त्री हो, किसी भी लिंग का हो, वर्ग का हो, जाति का हो या पंथ का हो, जिसकी उम्र, जिसकी आयु 18 वर्ष हो चुकी है, 18 वर्ष से अधिक हो चुकी है, 18 वर्ष पूर्ण कर चुका है, उसे मत देने का अधिकार है अपने अनुसार। इसलिए उसे क्या कहा जाता है? वयस्क मताधिकार। इसके बाद आता है प्रश्न, अवसादी शैलों का निर्माण कैसे होता है? जल, वायु, हिम द्वारा बहा कर लाए गए कंकड़ पत्थरों के छोटे छोटे कण जीवाश्म भूभाग या समुद्र तल में परतों के रूप में जमा होते जाते हैं और इस प्रकार जमे हुए पदार्थ क्या कहलाते हैं? अवसाद कहलाते हैं। और ये अवसाद कैसे होते हैं? ये अवसाद की जो परतें होती है वो गर्मी तथा दबाव के कारण क्या हो जाती है? कठोर हो जाती है। और किसका निर्माण करती है? अवसादी शैलों का निर्माण। इन शैलों के निर्माण में जल की प्रमुख भूमिका होती है। बलुआ पत्थर, चूने का पत्थर, कोयला आदि इसके उदाहरण हैं। तो समझ में आया आपको अवसादी शैल किसे कहते हैं? जल, वायु, हिम द्वारा बहाकर लाए गए कंकड़ पत्थरों के छोटे छोटे कण और जीवाश्म आदि भूभाग समुद्र तल में परतों के रूप में क्या होते जाते हैं? जमा होते जाते हैं और इन जमे हुए पदार्थ को अवसाद कहते हैं। अवसाद की जो परतें होती है वो गर्मी और दबाव के कारण कठोर हो जाती है और किसका निर्माण करती है? शैलों का। उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं कौन कौन से हैं? बलुआ पत्थर, चूने का पत्थर और कोयला। ज्वालामुखी किसे कहते हैं? इसका चित्र आपको परीक्षा में आएगा, चित्र भी बनाना है साथ में। तो सबसे पहले हम जानेंगे ज्वालामुखी क्या है। ज्वालामुखी भूपटल पर एक गोल छिद्र और दरार वाला खुला भाग होता है, जिससे होकर पृथ्वी के अत्यंत तप्त भूगर्भ से क्या क्या निकलता है? गैसें, तरल लावा, उष्ण जल, चट्टानों के टुकड़े, राख, धुआं ये आदि निकलता है। जिस छिद्र से उपरोक्त पदार्थ निकलते हैं, जहाँ से ये सब पदार्थ निकलते हैं, क्या क्या पदार्थ निकलते हैं? गैस, तरल लावा, उष्ण जल, चट्टानों के टुकड़े, राख और धुआं, उसे ज्वालामुखी या क्रेटर कहते हैं। और ये सारी प्रक्रिया, जो पूरी प्रक्रिया पूर्ण होती है, उसे कहते हैं ज्वालामुखी। तो समझ में आया आपको कि ज्वालामुखी किसे कहते हैं? भूपटल पर एक गोल छिद्र या दरार वाला खुला भाग होता है। पृथ्वी के अत्यंत तप्त भूगर्भ से गर्म होकर गैस, लावा, उष्ण जल, चट्टानों के टुकड़े, राख, धुआं निकलता है और ये एक छिद्र में से निकलता है पदार्थ के रूप में। इसे क्रेटर या ज्वालामुख कहते हैं और ये जब प्रक्रिया पूर्ण होती है तो ये ज्वालामुखी कहलाती है। यहाँ तक आपको इस प्रश्नों को, इनके उत्तरों को याद करना है।